हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और मैं आपको यहां पर केमिस्ट्री का रिवीजन करा रहा हूं। दोस्तों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए थे, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर हम लोग उसको सीखने वाले। अभी तक हम लोग यहाँ पर कौन कौन से इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं, मैंने बताया इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं, हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट भी फिनिश कर चुके थे और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग को यहाँ पर मीजोमेरिक या फिर रिजोनेटिंग इफेक्ट के बारे में, जो कि आखिरी इफेक्ट है, इसको देखना है। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो भी फ्रेंड वगैरह होंगे आप उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और अगर लास्ट तक आप देखते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक भी करिए। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पर टॉपिक को देखते हैं, रिजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, जो कि 4th नंबर का इफेक्ट होता है। यहाँ पर रिजोनेंस या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं ये होता क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ, रिजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको रिजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रिजोनेंस के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, रिजोनेंस होता क्या है, तो इसके लिए आप बताओगे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वन एटम टू अनदर एटम। पाई इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक एटम से दूसरे एटम पर डीलोकलाइजेशन होना ही कहलाता है क्या, यहाँ पर रिजोनेंस कहलाता है। ठीक है, रिजोनेंस कहलाता है। चलो, ये तो आपने याद कर लिया, रिजोनेंस इसको कहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, अगर कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यहाँ पर रिजोनेंस है कि नहीं है? कैसे पहचानेंगे? देख करके पहचान सकते हैं क्या उसको? तो बताया कि हाँ, वहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम होगा, तो आप बताओगे यहाँ पर रिजोनेंस हो सकता है। अब सवाल आता है, ये कंजुगेटेड सिस्टम क्या है? तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कंजुगेटेड पोजिशन होती क्या है। तो हमारी अगली हेडिंग यहाँ पर है कंजुगेटेड पोजिशन। तो कंजुगेटेड पोजीशन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस होना है तो रेजोनेंस कहाँ पर होगा, जहाँ पर कंजुगेटेड पोजीशन होगा। अब सबसे पहले इसलिए कहा जाता है कि कंजुगेटेड पोजीशन सीख लो। तो कंजुगेटेड पोजीशन में यहाँ पर बताया गया, जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कंजुगेटेड पोजीशन को कैसे समझा जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH लिया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, उस ग्रुप में मान लिया या तो प्लस है या तो माइनस है, मान लिया या तो फ्री है, फ्री रेडिकल है, लोन पेयर है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। दिख रहा है सबको? अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लस माइनस फ्री रेडिकल लोन पेयर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से कोई एक इस ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट है और ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है क्या, कंजुगेटेड पोजीशन। तो कहने का मतलब, चाहे कोई भी एक ग्रुप हो, उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ है और वो पाई बॉन्ड से है, तो आप बताओगे ये कंजुगेटेड पोजीशन है। क्योंकि कंजुगेटेड पोजीशन का यही कॉन्सेप्ट होता है, जिसको आप चाहते हैं कि देखना चाहते हैं ये कंजुगेशन में है कि नहीं, उसके अल्फा कार्बन को चेक करो और अल्फा कार्बन पे अगर पाई बॉन्ड आपको नजर आ जाए तो आप बताओगे ये कंजुगेटेड फॉर्म है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर आपसे कहा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस हमने लिया और आपसे पूछा गया बताओ ये प्लस चार्ज कंजुगेशन में है कि नहीं है। आपने कहा अभी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, फिर चेक करते हैं। आपने इसको ग्रुप माना और इसको अल्फा कार्बन माना और अल्फा कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड दिख रहा है। आपने कहा ये तो कंजुगेटेड फॉर्म है। ठीक है, फिर अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना दिया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, और पूछा गया क्या यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है। तो आपने कहा ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। आपने इसको ग्रुप मान लिया, ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन का कहीं पर भी आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है? अल्फा कार्बन पे आपको पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है। आप कहेंगे यहाँ पर तो दिख रहा है, ये कौन है? आप बताओगे ये तो बीटा कार्बन है। हमको क्या चाहिए था, अल्फा कार्बन पे पाई बॉन्ड चाहिए था। अगर अल्फा कार्बन पे पाई बॉन्ड नजर आता तो हम कहते हैं कंजुगेटेड फॉर्म है, नहीं नजर आया तो हम लोग क्या कहते हैं, वो कंजुगेटेड फॉर्म नहीं होता है। तो कंजुगेटेड फॉर्म समझ में आया सबको, कैसे पहचानना है। जिसको भी हम लोग चाहते हैं कि ये कंजुगेशन में है कि नहीं है, उसकी अल्फा पोजीशन को चेक करना है। अगर अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड नजर आ जाए तो हम लोग उसको कहते हैं ये कंजुगेटेड फॉर्म है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको कंजुगेशन को समझा ही दिया। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए तो कंजुगेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो कंजुगेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो टॉपिक है यहाँ पर टाइप ऑफ कंजुगेशन। अब इसको हम लोग सीखते हैं किस टाइप के आपको कंजुगेशन मिल सकते हैं, कहाँ पर आपको रिजोनेंस मिल सकता है। तो पहले टाइप की हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है पाई टू पाई कंजुगेशन। इसको कहते हैं पाई टू पाई कंजुगेशन। इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पर।
CH2 ऐसे लिख दिया। और आपसे पूछा गया बताओ क्या यहाँ पर पाई टू पाई कंजुगेशन है, आपने कहा अभी चेक कर लेते हैं। इसको क्या किया, ग्रुप मान लेते हैं। ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये हुआ, क्योंकि एक पाई बॉन्ड का दूसरे पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन का रिलेशन है कि नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको ग्रुप मान लिया। ग्रुप मान लिया तो क्या किया, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन को चेक किया, और अल्फा कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड, आपने कहा यहाँ पर कंजुगेशन है। अगले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में। मान लिया यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग का एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बना दिया। यहाँ पर स्टायरीन नाम चलता है इसका। बताइए यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या ये वाला पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है कि नहीं है, ये वाला पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है कि नहीं, तो आपने क्या किया, इसको एक ग्रुप मान लिया ग्रुप के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली अटैच कार्बन ये वाला दिख रहा है आपको, अल्फा कार्बन, और यहाँ पर पाई बॉन्ड आपको दिख गया। तो आप बताओगे ये भी क्या हो जाएगा, कंजुगेशन हो जाएगा, यहाँ पर कंजुगेटेड फॉर्म होगा। एक और यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक और देखते हैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपसे पूछा गया बताओ C वाले में कंजुगेशन है कि नहीं है, तो आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, इनको पकड़ लिया, एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद आपने यहाँ पर इसको अल्फा मान लिया। अल्फा कार्बन पे आपको कहीं पर पाई बॉन्ड दिख रहा है, कहीं पर पाई बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आप बताओगे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर कंजुगेशन नहीं होगा। आपने कहा यहाँ पर तो दिख रहा है, लेकिन ये कौन है, बीटा है, बीटा पे नहीं होना चाहिए था, कहाँ पर होना चाहिए था, अल्फा पे होना चाहिए। तो ये हो गया पाई टू पाई कंजुगेशन। अब दूसरे कंजुगेशन की हम लोग बात करते हैं, पाई टू पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। पाई टू पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, क्या कंजुगेशन है कि नहीं, यहाँ पर इसको पकड़ लिया, अल्फा कार्बन को चेक किया, पाई बॉन्ड दिख गया, बोल दिया हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर बी वाले में देखते हैं एग्जांपल में। बी वाले में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस पाया जाएगा। आपने कहा इसको ग्रुप मान लिया, अल्फा इसको पकड़ लिया, और देखा गया ना तो इधर ना तो इधर, कहीं पर भी पाई बॉन्ड नहीं हुआ, आपने इसको कैंसिल कर दिया। कहा यहाँ पर तो बीटा पोजीशन पे है, अल्फा पे नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर। बताइए क्या ये पॉजिटिव चार्ज पाई के साथ कंजुगेशन में है कि नहीं है, तो आपने कहा हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, पहले इसको ग्रुप माना, फिर इसको अल्फा माना, अल्फा पे पाई बॉन्ड दिख गया, यहाँ पर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं हम लोग, और यहाँ पर मैंने कर दिया प्लस, और आपसे पूछा गया बताओ पाई टू पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखा जाए आप कहेंगे इसकी अगर रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड दिख रहा है, और आपको लगेगा यहाँ पर कंजुगेशन होना चाहिए, लेकिन रियल में क्या होता है, यहाँ पर कंजुगेशन नहीं पाया जाता है, कंजुगेशन नहीं पाया जाता है। क्यों, तो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। मैंने आपको बताया कुछ अगर नई चीज़ आपको सीखने को मिलती है तो उसको याद रखना। अगर कोई भी एटम है, चाहे वो प्लस चार्ज लेके चले, चाहे माइनस चार्ज, चाहे फ्री रेडिकल, चाहे लोन पेयर, कुछ भी लेकर के चले, अगर वो खुद डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा है, जैसे इस कार्बन पे प्लस चार्ज था और ये खुद डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसका प्लस चार्ज कभी भी कंजुगेशन में नहीं जाएगा, इसका प्लस चार्ज कभी भी कंजुगेशन में नहीं जाएगा। याद रखना ये प्लस चार्ज यही रहेगा। हाँ, ये तीनों पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में हैं, लेकिन ये प्लस चार्ज कंजुगेशन में नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन क्या कर जाता है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ऐसी कंडीशन अगर कहीं पर पाया जाता है तो वो कभी भी कंजुगेशन में नहीं जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर पाई टू पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आगे, अगला जो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो पाई टू नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन की बात करते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस लिया। बताओ कंजुगेशन में है, आपने देखते ही तुरंत बता दिया। अब आपको काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं आप। यहाँ पर ग्रुप माना, अल्फा दिखा, पाई बॉन्ड दिखा, टिक किया, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, बताओ यहाँ पर कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा, कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा। आपने इसको ग्रुप मान लिया,
आपने इसको यहाँ पर एक कार्बन है, आपने कहा इस कार्बन में माइनस चार्ज, इसको ग्रुप मान लिया। ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन है? ये अल्फा कार्बन हुआ। क्या अल्फा पे आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ये कौन है? बीटा। तो आपको अल्फा पे होना चाहिए था, बताओगे ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? पाई टू पॉजिटिव, पाई टू नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन ये हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पाई टू फ्री रेडिकल कंजुगेशन। पाई टू फ्री रेडिकल कंजुगेशन, यहाँ पर अगर बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, आपने कहा यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? जिसको ग्रुप मान लिया और ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन दिख गया, आपने इसको टिक किया। बी वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। बताइए, फ्री रेडिकल टू पाई कंजुगेशन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो आपने कहा ये हमारा हो गया ग्रुप, ये हुआ हमारा क्या? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में पाई बॉन्ड पाया जा रहा है, क्या यहाँ पर होना चाहिए? नहीं। अभी आपको मैंने सिखाया यहाँ पर कोई भी ऐसा एटम हो जो प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, लोन पेयर हो, लेकर के रखे हुए और खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो वो कभी भी कंजुगेशन में नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये फ्री रेडिकल कंजुगेशन नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्टली अटैच कार्बन जो है, जो इसका कार्बन है, जिस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, वो खुद पाई बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, बताइए होगा कि नहीं होगा यहाँ पर? तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो? आपने कहा कि ठीक है, देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ये हुआ हमारा ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये और ये भी तो डायरेक्टली अटैच्ड है। ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ। अब बताओगे ये भी पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये भी पाई बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा। ये था आपका पाई टू फ्री रेडिकल कंजुगेशन। क्या था? पाई टू फ्री रेडिकल कंजुगेशन हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 5वें पे, तो यहाँ पर बताया गया पाई टू लोन पेयर, ठीक है, कंजुगेशन। पाई टू लोन पेयर कंजुगेशन एग्जांपल से समझते हैं इसको हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, सिंगल बॉन्ड NH2 हो जाता है। अब आप बताओ खुद, यहाँ पर इसको ग्रुप मान लिया जाए, इसको ग्रुप मान लिया जाए और ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये हो जाएगा, और यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखा, इसको टिक कर दिया। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं एनिलीन का। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया क्या लोन पेयर पाई के साथ जाएगा कंजुगेशन में? लोन पेयर जाएगा पाई के साथ कंजुगेशन में? आपने कहा इसको ग्रुप मान लेते हैं, ये हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा, और अल्फा कार्बन पे क्या है? यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी कंजुगेशन हो जाएगा। ठीक है, सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पर सी वाला जो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, देखिए यहाँ पर क्या सी वाले में हो सकता है? क्या सी वाले में यहाँ पर आपको रिजोनेंस या फिर कंजुगेशन मिलने वाला है? कौन सा कंजुगेशन? लोन पेयर का पाई के साथ। तो आप कहोगे यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये हुआ, यहाँ पर पाई बॉन्ड दिख रहा है। बताओ क्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, अगर किसी भी एटम के ऊपर लोन पेयर, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, लोन फ्री रेडिकल कुछ भी प्रेजेंट है और वो एटम खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर नहीं होगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या था? लोन पेयर और नाइट्रोजन खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तो ये इफेक्ट्स यहाँ पर आपको क्या मिल गया? टाइप ऑफ कंजुगेशंस। और मैंने आपको बताया कंजुगेशन पहचानने का एक सिंपल सा तरीका क्या था, वो आपने क्या बताया कि किसी को भी, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, फ्री रेडिकल, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी है, अगर उसके रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे आपको पाई बॉन्ड मिल जाए, तो आप बताओगे वहां पर कंजुगेशन हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कंजुगेशन को सीख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर कहीं पर कंजुगेशन है तो आप लोग कहोगे वहाँ पर रिजोनेंस पाया जाएगा। फिर अगर आपसे अगला सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताओ यहाँ पर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो हम लोग वहाँ पर कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहीं पर रिजोनेंस हो रहा है तो वहाँ पर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। तो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फॉर ओपन चेन कंपाउंड, अगर कोई ओपन चेन कंपाउंड है और कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है और वहाँ पर हमसे पूछा जाए कि वहाँ पर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो हम लोग वहाँ पर कैसे बताते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये है, और आपसे कहा गया बताओ इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा। तो आप बताओगे हम लोग कैसे इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं। देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा पोजीशन, एक बार सबसे पहले देखो कंजुगेटेड है कि नहीं। आपने बताया ये ग्रुप हुआ अल्फा पोजीशन पे, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है।
कंडीशन क्या होती थी जो मैं हमेशा कहता था, अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब रेजोनेंस कैसे होगा, मैंने बताया था पाई बॉन्ड क्या हो जाए, एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होने लगे, इसी को कहा जाता है क्या, रेजोनेंस का इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ही इस प्लस चार्ज को ये कार्बन देखता है, ये कार्बन देखता है, इसके पास क्या होता है, ये सोचता है कि अपने ऊपर माइनस चार्ज लाया जाए और इसके साथ बॉन्ड बनाया जाए, और कब हो सकता है, ये क्या करता है, अपने पाई बॉन्ड को तोड़ लेगा और अपने ऊपर क्या लाएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये माइनस और प्लस क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और प्लस चार्ज यहाँ से भाग के कहाँ पर चला जाएगा, इस छोर पे चला जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था, अब माइनस और प्लस यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ में आया, यही तो था। पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफर होने लगता है, एक जहां से दूसरे जहां पर मूव करने लगता है, इसी को कहा जाता है रेजोनेंस। और आपको यहां पर दिख रहा है कैसे हो रहा था, कंडीशन मैंने बताया अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए थे, यहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हुआ। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, अगर आपको लगता है तो आप एक बार और बना के देखो। अगर ये वाला चाहता है, ये वाला चाहता है कि अब इसके साथ बॉन्ड बना लिया जाए, तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड को इधर तोड़ेगा, माइनस चार्ज लाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पर जाएगा, तो ओवरऑल ये माइनस प्लस क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 प्लस। अगर आप फिर से चेक करो, ये पहला स्ट्रक्चर था, ये दूसरा स्ट्रक्चर था, अगर आपने इसको तीसरा माना तो क्या इसको तीसरा कह सकते हैं, आप बताओगे नहीं, जो पहला वाला था वही तीसरा वाला है। तो कहने का मतलब फिर से वही स्ट्रक्चर रिपीट हुआ, तो रिपीट होने से पहले के जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 1 2, तो यहाँ पर टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, केवल 2 होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि ये तो पहला वाला स्ट्रक्चर फिर से रिपीट हुआ है। तो इस टाइप के कंपाउंड को मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्रिक से भी इसको देख सकते हो, आप वहाँ पर बताना चाहते हैं तो आप वहाँ पर इसके पूरे रेजोनेटिंग फॉर्म को देखिए और वहाँ पर आप काउंट करके बताइए। या फिर मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, फॉर ओपन चेन कंपाउंड के लिए अगर हमसे कहा जाए बताओ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम कहेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो इक्वल हो जाएगा किसके, आप कहोगे नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन, जितना वहां पर कॉन्जुगेटेड पोजीशन होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, वहां पर आप बताओगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल की बात करें, आप ध्यान देना यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ऐसे हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल हुआ। हमसे पूछा गया कि बताओ यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, एक सिंपल सा आपको ध्यान देना है, कौन जा रहा है रेजोनेंस में, आप बताओगे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है कंजुगेशन में, तो इसको 1 काउंट करते हैं, किसके साथ है, पाई के साथ, तो एक ये हुआ एक ये हुआ, कितना हुआ 2, कितने कंजुगेटेड पोजीशन है 1 and 2, तो आपका यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ जाएंगे, आप बताओगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर फ्री रेडिकल जा रहा है पाई के साथ कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेटेड पोजीशन एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा 1 and 2, अब बताओ कि यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर सी वाले को देखते हैं, सी वाला एग्जांपल जो यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले चेक करो क्या ये कंजुगेशन में है कि नहीं। यहाँ से किनारे से शुरू करते हैं, ये हमारा ग्रुप हुआ प्लस चार्ज के साथ है, इसके अल्फा पोजीशन में आपको पाई बॉन्ड दिख गया, कंजुगेशन में है। फिर देखते हैं क्या कंजुगेशन आगे तक जाता है, फिर इसको हम लोग एक ग्रुप की तरह मान लेते हैं और ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा पे चेक किया, यहाँ पर क्या फिर से पाई बॉन्ड दिख गया। तो कहने का मतलब कंजुगेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाता है, कंजुगेशन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, तो कितने कंजुगेटेड पोजीशन हो जाएंगे, आप बताओगे 1 2 and 3, कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे 3 हो जाते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड है तो आप वहाँ पर आसानी से उसके कंजुगेटेड पोजीशन को काउंट कर लो, जितना कंजुगेटेड पोजीशन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाता है। तो ये केस हो गया फॉर ओपन चेन कंपाउंड। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला, फॉर बेंजीन डेरिवेटिव की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जो सेकेंड केस हम लोग का है
फॉर बेंजीन डेरिवेटिव, अगर बेंजीन के डेरिवेटिव है तो वहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और वहाँ पर हम लोग कैसे उसको काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक सिंपल सा है, सिंपल सा वही ट्रिक यहाँ पर भी काम कर जाता है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए आप यहाँ पर बताओगे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन। सेम यहाँ पर ये हम लोग का एक ट्रिक है। ठीक है, अगर आप वहाँ पर देखना चाहते हैं तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जब लोग मीजोमेरिक इफेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे तब। अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना था, मैंने कहा नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पोजीशन देख लो बेंजीन के केस में। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, CH2+ दिया और आपसे पूछा गया बताओ यहाँ पर कितने कॉन्जुगेटेड पोजीशन है। तो पहले आप ये चेक करो क्या ये प्लस वाला जा रहा है कॉन्जुगेशन में। आपने कहा देखते हैं, यहाँ पर अल्फा हुआ, अल्फा पे पाई बोर्ड दिख गया, अब बताओगे हाँ ये प्लस वाला जाएगा कॉन्जुगेशन में, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर कैसे देख सकते हैं, कैसे काउंट करने वाले, 1 2 3 एंड 4, कितने कॉन्जुगेटेड पोजीशन, 4, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पर। ऐसे और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सेकेंड वाला एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, बी वाला। अब यहाँ पर पूछा गया, पहले चेक करो क्या कंजुगेशन में है कि नहीं, अल्फा कार्बन पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है। तो आपसे पूछा गया बताओ कितने कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितना हो जाएगा, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है यहाँ पर। चलिए एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, चलिए यहाँ पर सी वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो आपने कहा इसको देखा, अल्फा ये हो गए, अल्फा ये हो गए, अल्फा ये हो गए, पाई बॉन्ड, यहाँ पर तो कंजुगेशन है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप यहाँ से काउंट करते हैं जितने कंजुगेटेड पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, आप बताओगे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पर एज अ ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। खासकर ये सब तो हम लोग में तो है नहीं, ज़्यादा हम लोग को नहीं करना है, इस टाइप के ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग को मिलेंगे आगे। मैं आपको वहाँ पर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना करके दिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपली बता रहा हूँ, आप देख करके भी वहाँ पर बेंजीन का केस हो जाए या फिर कोई ओपन चेन का केस हो तो वहाँ पर आप देख करके वहाँ पर उसके कंजुगेटेड पोजीशन को बता सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अभी तक आप सीख चुके हैं वहाँ पर कंजुगेटेड पोजीशन क्या होता था। ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे निकाले जाते थे। फिर वहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले, अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए किसी कंपाउंड का और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आप अरेंज कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ यहाँ पर बताता हूँ कॉन्सेप्ट, उसकी मदद से आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं नंबर 1 कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें से कोई एक न्यूट्रल फॉर्म में है, कोई एक आयनिक फॉर्म में है, तो आप खुद सोचो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लंबे समय तक बना रहे, इसको हम लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ऐसा ना हो कि अभी आपने देखा कुछ और है, थोड़ी देर बाद देखा कि कुछ और बदल जाता है। ठीक है, बार बार बदल रहा है, मतलब वो बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताया गया एक न्यूट्रल है और एक चार्ज है, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आप बताओ कि न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू चार्ज। जैसे एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया, तब यहाँ पर जैसे एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। ए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ए हुआ, और इसका एक रेजोनेटिंग फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर B CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस। ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग फॉर्म है, इसका न्यूट्रल फॉर्म है, इसका आयनिक फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो कैसे गए हैं, अगर आप एक बार चेक करो,
तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, ये बॉन्ड ऐसा टूटा, यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर प्लस आया, और प्लस को देख करके बगल वाले कार्बन ने भी क्या किया, अपने ऊपर माइनस चार्ज लाया, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस आया, और ये माइनस और प्लस ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। तो इनके बीच में जो एक बॉन्ड था अभी दो बॉन्ड बन गया, प्लस चार्ज यहाँ पर आया, माइनस चार्ज यहाँ पर आया। ठीक है, ऐसे जा करके वहाँ पर क्या हो जाता था, फॉर्म बन जाता था। लेकिन अभी के लिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये जो पहला वाला ए जो मैंने लिखा है ये क्या है, न्यूट्रल है, और बी वाला जो है वो क्या है, यहाँ पर चार्ज फॉर्म है। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कौन ज़्यादा हो जाएगा, आप बताओगे। जो न्यूट्रल है ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ए ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू बी। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया, न्यूट्रल वाला और चार्ज वाला। न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल इन कंपेरिजन टू चार्ज। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में ये चलता है कि मान लिया दो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसमें से किसी एक की ऑक्टेट कंप्लीट है और किसी एक की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, आप बताओगे जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए यही तो कॉन्सेप्ट होता है। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आप देखते हो सब, अगर लास्ट वाले ग्रुप की हम लोग बात करें, नोबल गैसेस की बात करते हैं, इसको छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितने भी लोग होते हैं कोई भी फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं, सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि सबकी स्टेबिलिटी उसके फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती है, सब अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, अपने बॉन्ड, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका टारगेट ये होता है लास्ट में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो वही चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पर आपको दो मिल रहे हैं फॉर्म, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ए वाला, ए वाले में मैंने ऐसे बना दिया आर हो जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके ऊपर है प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन के पास आपको पता है दो बॉन्ड बनाने के बाद भी दो लोन पेयर बचे रह जाते हैं। इसका जो V वाला फॉर्म है वो आर सी ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ पर प्लस चार्ज है और एक लोन पेयर। ये एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे के क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आपसे पूछा जा रहा है A और B में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ A B में कैसे कन्वर्ट हुआ। आपको दिख रहा है इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पर कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2, 4 और 2, 6 हैं। एक गरीब है, और जिसको जैसे भी मौका मिलता है ये क्या करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जस्ट अगले स्ट्रक्चर में ये क्या करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा याद रखना, जो बनाता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। इसी की वजह से अगले स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पास प्लस था और माइनस मिला, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाता है, और प्लस चार्ज आ जाता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो आपको क्या चेक करना था, चेक करो, इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को पकड़ो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट है। चलिए यहाँ पर चलते हैं, इस कार्बन को पकड़ते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो जाएगा। चलिए इनकी बात करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो कहने का मतलब यहाँ पर कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप बताओगे कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन की कंप्लीट है। तो यहाँ पर एक कोई ऐसा है जिसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो स्टेबिलिटी के केस में आप क्या करने वाले हो, आप बताओगे बी इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, ए से ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया। आप दो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरे कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया इस बार आपको चार्ज वाले ही मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया, एक चार्ज है एक न्यूट्रल है, तो आपने कहा न्यूट्रल वाले को ज़्यादा कर दो, चार्ज वाले को कम कर दो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चार्ज वाले ही हैं, अगर एक दो स्ट्रक्चर दिया गया और सबके सब चार्ज हैं, अब यहाँ पर आप कैसे बताने वाले हो, कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ध्यान रखना, यहाँ पर अगर चार्ज वाले हैं उनमें आपस में तुलना करना है कौन ज़्यादा कौन कम, तो आप उस स्ट्रक्चर को ज़्यादा बताओगे जहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कौन सा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, उसी के ऊपर माइनस चार्ज आना चाहिए, और जिसके पास कम होती है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, प्लस चार्ज आना चाहिए। अगर ऐसा है अब बताओगे वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा अपने आयनिक फॉर्म में से। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, थर्ड वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने ए लिखा
और एक को CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। एक मैंने न्यूट्रल वाला एक रेफरेंस के लिए लिख लिया है। बी वाले की बात करते हैं। बी वाले में मैंने लिखा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस। एक सी वाला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH O प्लस। आपसे कहा गया इनके स्टेबिलिटी को ऑर्डर अरेंज करो, इनके स्टेबिलिटी को ऑर्डर अरेंज करो। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने कहा ये तो न्यूट्रल है ये वाला, तो आपने कहा इसको तो सबसे पहले करने वाला। ठीक है, अब बचा क्या बी और सी, और दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर आयनिक फॉर्म में। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कार्बन से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ने लगती है। ठीक है, इसीलिए बताया जाता है पीरियड में क्या हो जाता है, सेकेंड पीरियड में कार्बन के आगे पाया जाता है ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा, और इसी के ऊपर है क्या माइनस चार्ज, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सी वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके पास क्या आया प्लस चार्ज, और इनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होती है और इनको क्या मिल गया माइनस चार्ज। ये सही नहीं माना जाता है। मैंने आपको ये बताया अगर आयनिक फॉर्म की तुलना करते हैं तो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव के ऊपर नेगेटिव आना चाहिए और लेस के ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए। ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस हिसाब से कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी, और सबसे कम कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, समझ में आया सबको। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर, तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग चौथे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर फोर्थ नंबर की कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भले हम लोग फोर्थ नंबर पर इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी क्वेश्चन आता है इसको सबसे पहले अप्लाई किया जाता है। जिससे बहुत सारे स्ट्रक्चर दे दिए गए, हो सकता है वो न्यूट्रल भी हो, आयनिक फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आपको याद रखना है जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा होंगे। क्योंकि आपको पता है स्टेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या अपनाया जाता है, बॉन्ड बनाया जाता है। बॉन्ड बना करके हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड आप बताओगे वहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए बताया गया अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आप कंफ्यूज हो कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पर आप बताओगे सबसे पहले हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं। जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। जैसे अभी ये एग्जाम्पल कई बार हम लोग ले चुके हैं, एक बार फिर से लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। इसका बी वाला स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ यहाँ पर CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस है। ठीक है, ऐसे मान लिया A और B है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर आप इसको न्यूट्रल और चार्ज फॉर्म से भी कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो स्टेबिलिटी का, तो याद रखना जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल। कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर ये वाला नहीं कि कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर दो बॉन्ड इसको काउंट करना, नहीं, जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है उसी को काउंट करना है। क्योंकि यहाँ पर CH2 CH CHO, वही यहाँ पर भी ये बदलता नहीं CH2 CH CHO, क्योंकि रेजोनेंस में क्या हो जाता है एटम वगैरह ट्रांसफर नहीं होते हैं एक एटम से दूसरे एटम पे, केवल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं टोटल कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 5 बॉन्ड दिख गया। चलिए यहाँ पर काउंट करते हैं, यहाँ पर कितना है 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर केवल 4 बॉन्ड है। तो जहाँ पर बॉन्ड के नंबर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। तो समझ में आया, बॉन्ड के नंबर से भी आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ, अभी ऊपर करके हम लोग आ रहे हैं, उसको यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ऑक्टेट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कैसे देख कर भी यहाँ पर वैसे देख सकते हैं, देख करके तुरंत टिक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर टाइम लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को आप काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर देख करके टिक कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पर क्या बताया मैंने, कॉन्सेप्ट बताया बॉन्ड काउंट कर लो। यहाँ पर टोटल बॉन्ड कितने 1 2 3, आपने बताया यहाँ पर 3 बॉन्ड है, यहाँ पर कितना 1 2 3 एंड 4, कितना हुआ 4, कौन ज़्यादा हो जाएगा
जहाँ पर बॉन्ड के नंबर ज़्यादा, कहाँ पर बॉन्ड के नंबर ज़्यादा हैं, बी वाले में बॉन्ड के नंबर ज़्यादा हैं तो बी ज़्यादा, उसके बाद ए का नंबर आएगा। तो कहने का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आप काउंट कर लो, काउंट करने के बाद जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पर कम वो कम हो जाता है। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आता है उसमें से 4 ऑप्शन में से पूछा जाता है या फिर 4 दे दिया जाता है, उसका ऑर्डर अरेंज करना होता है। तो उसमें आप अगर बॉन्ड को काउंट कर लोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा किसको आगे लिखना है। जहाँ पर बॉन्ड ज़्यादा ये तो ऑर्डर में आगे आने वाले हैं, जहाँ पर बॉन्ड के नंबर कम वहाँ पर वो पीछे आने वाले हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर और जो भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। चलिए आखिरी और 5th नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, तो वहाँ पर कैसे सीखा जाएगा ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट तो बाद में देखते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर क्या किया, फिनॉल ले लिया। क्या लिया यहाँ पर, फिनॉल। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ें सीखने वाले हैं, एक तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर ये हुआ जिसको हम लोग फर्स्ट कहते हैं। अब यहाँ पर अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ का जो कार्बन होता है, जैसे इसको पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, क्या होता है वहाँ पर, लोन पेयर। ये इसके साथ क्या करता है, चाहता है कि इसके साथ बॉन्ड बना लिया जाए, इसीलिए क्या करेगा, यहाँ पर अपने इस वाले बॉन्ड को तोड़ता है। इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आ जाता है। और आपको पता है लोन पेयर क्या करता है, प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और मैंने आपको बताया था जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप बताओगे यहाँ पर ये वाला जब बॉन्ड टूटा, ये तो न्यूट्रल फॉर्म है, मैंने भले आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्लस माइनस बना दिया। यहाँ पर अब इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन जैसे इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, यहाँ पर माइनस मिला तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ऐसा हो जाता है। फिर इसका एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। जैसे इस कार्बन को पता चलता है कि बगल में कोई माइनस है तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि अगर प्लस चार्ज आ जाए तो हम लोग क्या करें, इसके साथ बॉन्ड बना लें। तो प्लस चार्ज कैसे आ सकता है बताओ, आप बताओगे यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। और ये प्लस माइनस क्या साथ साथ रहेंगे, नहीं, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो चलिए अगले स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया। ये तो यहाँ पर इसी फॉर्म में बना रहेगा अब, और यहाँ पर प्लस और माइनस की वजह से बॉन्ड बन गया और यहाँ पर कौन आया, माइनस चार्ज आया, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड तो है ही। और अगले ही स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, अगले स्ट्रक्चर में एक बार फिर से इस वाले कार्बन को लालच आती है, ये इसको क्या दिखता है, माइनस चार्ज, क्या करता है अपने ऊपर प्लस चार्ज लाता है। कैसे लाता है, बॉन्ड को अपने से दूर शिफ्ट कराता है और अपने ऊपर यहाँ पर प्लस चार्ज लाता है, प्लस माइनस बॉन्ड बनाने लगते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ, ये प्लस माइनस के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया, और माइनस चार्ज कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाता है। समझ में आया। अच्छा एक स्ट्रक्चर और बना ले, हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही इस वाले कार्बन को दिखा कि यहाँ पर क्या है, माइनस, इन्होंने सोचा कि काम करते हैं प्लस लाते हैं, प्लस लाते हैं अपने ऊपर, इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और प्लस लाएंगे कैसे, इस वाले बॉन्ड को इधर तोड़ना पड़ेगा, इधर टूटा तो यहाँ पर माइनस आया और यहाँ पर प्लस आया, और इस प्लस माइनस ने क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पर अब तो आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड अब नहीं दिखने वाला है इस स्ट्रक्चर में, केवल सिंगल बॉन्ड होगा। और यहाँ पर OH तो था ही। अच्छा बताओ, यहाँ पर प्लस चार्ज था, जैसे ही माइनस चार्ज मिला बॉन्ड इसकी तरफ टूटा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। इसलिए अब इस वाले स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। माइनस चार्ज गया और माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो आप बताओगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहला स्ट्रक्चर और आखिरी स्ट्रक्चर दोनों क्या हैं, सेम हैं। लोन पेयर जहां से चला था घूम के वहीं पर पहुंच गया, तो इसके ऊपर के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। यही तो मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था अगर आप ऐसे भी काउंट करो तो कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। बेंजीन के केस में ये तो बताया था, कंजुगेटेड पोजीशन काउंट कर लो और वहां पर आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये 3rd नंबर का हुआ, और ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जो मैंने ब्लू पेन से बनाया मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपको समझना था, ये यहाँ पर रहेगा नहीं, ये आपको समझना था, ये आपको समझना था यहाँ पर।
ये आपको खुद समझना था कि ऐसे बॉन्ड टूटता है, ऐसे प्लस माइनस चार्ज जनरेट होता है। अब आप सोचेंगे हम लोग तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखने लगे, तो अब आपको क्या करना है? अब आते हैं फिर से अपने कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इनकी स्टेबिलिटी को ऑर्डर अरेंज करके बताओ। तो आप क्या करने वाले हो यहाँ पर बताओ जल्दी से। आप बताओगे पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें जो फर्स्ट वाला इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो आपने कॉन्सेप्ट तुरंत यूज़ किया, जो न्यूट्रल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट को सबसे आगे कह दिया। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पर होने वाली है? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है? आप बताओगे यहाँ पर माइनस, अगर आप देखोगे यहाँ पर सब के सब चार्ज हैं, सबके पास प्लस माइनस चार्ज प्रेजेंट है, तीनों के तीनों चार्ज फॉर्म में है। फिर बताइएगा अच्छा चार्ज फॉर्म के लिए तो एक कॉन्सेप्ट में लोग सीखे थे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव हो, लेस के ऊपर पॉजिटिव, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो। लेकिन अगर आप तीनों स्ट्रक्चर में देखें, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? प्लस, और किसके ऊपर माइनस है? कार्बन के ऊपर माइनस, कार्बन के ऊपर माइनस। अब बताएंगे अब कैसे डिसाइड किया जाए? अब कैसे डिसाइड किया जाए? यहाँ पर तो वो भी कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो इस टाइप का जब कभी भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पर स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज के इनवर्सली हो जाएगा। क्या? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज के इनवर्सली। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है अगर प्लस और माइनस के बीच के चार्ज की दूरी बढ़ी तो स्टेबिलिटी घटी। अगर यही क्या हो जाए, प्लस और माइनस के बीच की दूरी क्या है? कम है, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। समझ में आया? अब आप देखो यहाँ पर अगर सेकंड वाले की बात करते हैं, प्लस और माइनस की बात करते हैं, यहाँ पर प्लस है और इसके बगल यहाँ पर क्या है? माइनस है। अगर हम लोग फोर्थ वाले की बात करते हैं, सेम सेकंड वाले की तरह ये भी है, उतनी ही दूरी पे प्लस है, उतनी ही दूरी पे क्या है? माइनस है। लेकिन अगर थर्ड वाले की बात करते हैं तो प्लस यहाँ पर एक किनारे पे, यहाँ पर जस्ट इसके अपोजिट काफ़ी दूरी पे क्या है? माइनस है। तो कहने का मतलब अब आपको क्या समझ में आता है? प्लस और माइनस करीब करीब कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा करीब सेकेंड और फोर्थ में है, और दोनों के प्लस माइनस की दूरी सेम है, इसलिए आप बताओगे थर्ड इक्वल 4, और सबसे कम कौन हो जाएगा यहाँ पर? थर्ड वाला सबसे कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे कम स्टेबल। दूरी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, दूरी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, दूरी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये हो गए यहाँ पर इतने कॉन्सेप्ट। एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ, पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एक न्यूट्रल है, एक चार्ज है, कौन ज़्यादा? न्यूट्रल वाला। एक की ऑक्टेट कंप्लीट है, एक की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कौन ज़्यादा हुआ? जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर तीसरा मैंने बताया कि चार्ज फॉर्म कई सारे दिए गए हैं, लेकिन उसमें से कोई ऐसा है जहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव है और लेस के ऊपर पॉजिटिव है। फिर एक दूसरा है इसके जस्ट अपोजिट, तो कौन सा ज़्यादा होगा? जहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव है, लेस के ऊपर पॉजिटिव, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ वाला जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बताया स्ट्रक्चर देख लो, तुरंत वहाँ पर आप टिक कर सकते हो देख करके, जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड के नंबर सबसे ज़्यादा, बॉन्ड के नंबर सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ के बाद मैंने फिफ्थ वाला इसलिए बताया क्योंकि फिफ्थ वाला यहाँ पर एक कंडीशन पहले मैंने आपको बताई, क्योंकि यहाँ पर आपने न्यूट्रल वाले को ज़्यादा किया, उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस सेम टाइप के एटम के ऊपर आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करते हो? तो वहाँ पर बताया गया हम लोग प्लस माइनस के बीच की दूरी से वहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर दूरी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, जहाँ पर दूरी कम वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। ये हो गया स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस पर हम लोग क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आईआईटी में पूछा गया था। ठीक है, 2009 में एक पूछा गया था, 2008 में एक पूछा गया था। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जिससे हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जितना मैंने आपको बताया। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसका हम लोग को ऑर्डर अरेंज करना। मैंने ऑप्शन यहाँ पर नहीं बताया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको टिक नहीं करना है। हम लोग यहाँ पर साथ साथ क्या करते हैं, इसको देखते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कभी भी यहाँ पर 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर अरेंज करना है। तो आपको क्या करना है, पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करो, बॉन्ड के नंबर काउंट कर लो। क्या करना है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड के नंबर काउंट कर लो। चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पर बताओ टोटल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, कितना दिखा, 4। यहाँ पर 4 दिख गया।
चलिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कितना 1 2 3 एंड 4, थर्ड वाले में भी 4 दिखा। चलिए यहाँ पर सेकंड वाले की बात करते हैं, कितना दिख रहा है 1 2 3, केवल 3 बॉन्ड दिख रहा है। चलिए फोर्थ वाले की बात करते हैं 1 2 3, यहाँ पर 3 बॉन्ड दिख रहा है। तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन होना चाहिए? आप बताओगे फर्स्ट और थर्ड को तो आगे करना है, सेकेंड और फोर्थ को पीछे करना है। डिसाइड हो गया, केवल बॉन्ड के नंबर से ही आपने यहाँ पर इसको काउंट कर लिया। अब देखते हैं अब क्या करना है हम लोग को। अब यहाँ पर देखना है फर्स्ट और थर्ड में कौन ज़्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में कौन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। तो आप देखो यहाँ पर अंतर क्या है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है माइनस चार्ज किसके ऊपर है, देखो यहाँ पर प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, फर्स्ट और थर्ड दोनों में है। फिर आपसे कहा गया कि अच्छा बताओ नाइट्रोजन के ऊपर तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको कॉन्सेप्ट पता है, ये भी आयनिक फॉर्म है, ये भी आयनिक फॉर्म है। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है। आप बताओगे जहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और आपको दिख रहा है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किससे होती है, कार्बन से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर पहले वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा और यही माइनस चार्ज लिए हुए है, तो आप बताओगे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आप बताओगे फर्स्ट ज़्यादा, लेकिन अगर थर्ड वाले की बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इसके ऊपर प्लस आना चाहिए, लेकिन ये माइनस ले लिया है, तो आप बताओगे इसके बाद थर्ड वाले का नंबर आया। पहले तो बॉन्ड से इसको अलग किया, नंबर ऑफ बॉन्ड से अलग किया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट और थर्ड वाले में बॉन्ड के नंबर सेम आ गए। अब कैसे देखा जाए, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो उसकी वजह से फर्स्ट ज़्यादा, फिर थर्ड वाले का नंबर। चलिए सेकेंड और फोर्थ को तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे, इसको क्या करना है लास्ट में लिखना है। लेकिन अब बात करते हैं कि अब यहाँ पर किसका ऑर्डर आएगा, यहाँ पर कौन लिखा जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर है क्या डिफरेंसेस, नाइट्रोजन माइनस कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस कार्बन माइनस। क्या होता था कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी के लिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव और लेस के ऊपर पॉजिटिव। लेकिन फोर्थ वाले में क्या हुआ, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब भी ये माइनस चार्ज लिए है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस चार्ज लिए हुए। लेकिन इसमें आपको पता है इसका मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल, सेकेंड वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नियम के हिसाब से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और ये माइनस चार्ज रखा है, और कार्बन का कम, ये प्लस चार्ज रखा है। तो ये कंडीशन अच्छी थी। लेकिन अगर फोर्थ वाले की बात करते हैं, यहाँ पर ये सबसे लास्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक तो बॉन्ड के नंबर कम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था। ऊपर से क्या किए, ये माइनस चार्ज, कार्बन को माइनस चार्ज दे दिए, जो कि यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और माइनस चार्ज ले लेगा, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड, फिर उसके बाद किसका नंबर सेकेंड, फिर सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, फोर्थ। जितना कॉन्सेप्ट बताया आप उतना अप्लाई करते हो तो आपका क्वेश्चन वहाँ पर सही हो जाता है। चलिए आते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, कहा गया द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज इज, और ये क्वेश्चन पूछा गया IIT 2008 में पूछा गया था। चलिए यहाँ पर कैसे डिसाइड किया जाए। कार्बोकेटाइन है सब में, कार्बोकेटाइन यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कैसे डिसाइड करने वाले। अब खुद यहाँ पर समझो, ऑर्डर यहाँ पर भी हम लोग को अरेंज करना है। ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, और यहाँ पर क्या है CH3, ये आपको समझना होता है, ठीक है। यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कितने अल्फा कार्बन होंगे, आप बताओगे 3 3 6 अल्फा H है। और साथ ही साथ आपको और कुछ दिख रहा है, दिखना चाहिए आपको, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, और लोन पेयर क्या करने वाला है, यहाँ पर बगल में, इसके जस्ट बगल में पॉजिटिव है, तो इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, जस्ट बगल में है, ठीक है, इसी की वजह से वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो कहने का मतलब बॉन्ड तो डायरेक्ट बढ़ा रहा है, और कहीं पर बॉन्ड डायरेक्ट बढ़ रहा है, तो वहाँ पर इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। इसीलिए बताया कि यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ एक बॉन्ड बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कर देगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड वाले की। सेकेंड वाले में इस छोर पे CH3 है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस कार्बन का, एक, इसका मतलब वहाँ पर अभी 2 बॉन्ड की कमी है, और वहाँ पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन ये हुआ, अल्फा कार्बन ये हुआ, तो टोटल कितने अल्फा कार्बन, 2, कितने हाइड्रोजन 3, यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा 5, टोटल कितने 5 अल्फा H हो जाएगा। बी वाले में आपने देखा 5 अल्फा H निकल के आता है। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड वाले में, थर्ड वाले की बात करते हैं, तो आपने बताया यहाँ पर कौन है, अब बताओ कि यहाँ पर तो CH3 है, अल्फा कार्बन है, यहाँ पर कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन है, तो टोटल यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, केवल 3 अल्फा H होगा। अब बात करते हैं, चलो ठीक है 3, लेकिन यहाँ पर इसके बगल में कौन है, आपने बताया यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तुरंत क्या करता है, जस्ट कार्बोकेटाइन के बगल में, ये भी क्या करेगा, इसको
कोऑर्डिनेट कर सकता है। करेगा कि नहीं करेगा? जस्ट एक बॉन्ड बढ़ा दिया, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी वजह से? बॉन्ड की वजह से होती है। बॉन्ड बढ़ गया तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं इस फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले में कार्बोकैटायन ये है, अल्फा कार्बन केवल एक ही होगा, और यहाँ पर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड छिपे हुए हैं, इसका मतलब 2 वहाँ पर हाइड्रोजन होगा। टोटल अल्फा एच कितने हो जाएंगे? 2 अल्फा एच हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 अल्फा एच यहाँ पर हो जाता है। तो अब बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग देखते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड भी पड़ रहा है। इसके बाद किसका नंबर लगाया जाए? अब यहाँ पर आप कहोगे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो ज़्यादा है, यहाँ पर तो केवल 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 के साथ साथ क्या है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 3 के साथ साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड वाले को ज़्यादा कहेंगे, तब जाकर के यहाँ पर सेकंड वाले को कहने वाले हैं, क्योंकि मैंने बताया सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बॉन्ड की वजह से होती है, और यहाँ पर डायरेक्ट एक बॉन्ड बढ़ रहा है। भले ही अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा सा कम है, लेकिन बॉन्ड तो मिल रहा है। इसका प्लस पॉइंट क्या है? यहाँ पर बॉन्ड जो बढ़ रहा है। ठीक है, ये हुआ सेकेंड, तो फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, फिर सेकेंड, इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये हो गया यहाँ पर जो अभी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन लोग सीखे हैं, उस पर बेस्ड यहाँ पर ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। देखो इसके आगे के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर इसके जो आगे का लेक्चर होगा वहाँ पर हम लोग रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ने वाले। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वो क्लियर है तो आपको पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ तक कि पूरी ऑर्गेनिक आपको क्लियर हो जाएगी। इसीलिए अगले लेक्चर में हम लोग इसको करने वाले हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज हम लोग इतना करते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू।